नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 अपने साइंस का लेसन 6 उत्तक, इसका जो एक भाग है वो अपने पहले कर चुके हैं और दूसरे भाग के बारे में देखते हैं। तो देखो, अपने स्टार्ट करना था पादप उत्तक से। पादप उत्तक के दो भाग हैं, अपने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, विभजोतक और एक आगे अपने आएगा वृद्धि हार्मोन, वृद्धि। तो देखो, विभजोतक क्या है, इसको समझाने के लिए क्या किया गया है, एक पहले क्रियाकलाप किया गया है कि क्रियाकलाप क्या कहता है कि आप कोई भी 2 जार ले लो, उसको पानी से भरकर इसमें 2 प्याज रख दो। 2 जार ले लिए, पानी से भरकर ये क्या किए, 2 इसके अंदर प्याज रख दिए। ये प्याज के नीचे जो जड़ें टाइप, मूल टाइप होता है ना प्याज के नीचे, वो तो आप क्या करो, रोज इसकी क्या करो, पहले तो सीधे रख दिए। अब देखोगे आप 1-2 दिन तो उनको सीधी ही, उनकी रोज आप लंबाई मापोगे दोनों की कि नीचे तरफ कितनी वृद्धि होती है। फिर 3-4 दिन के बाद क्या करो, जैसे जार 1 वाला तो वैसे का वैसे रहने दो, जार 2 वाले का क्या करो, नीचे से जो जड़ें हैं इसकी उसको कटिंग कर दो। फिर आप क्या देखते हो, कई दिनों तक फिर उसकी लंबाई मापो, तो आप क्या देखोगे कि जार 1 में जो वृद्धि हुई है वो जार 2 में नहीं हुई। जार 1 में क्या हुई है, उनकी जड़ों में ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन जार 2 में वृद्धि नामात्र कह सकते हो, भी बिल्कुल भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है जार 2 में। तो ये क्या प्रयोग दर्शाता है कि किसी विशेष भाग में ही वृद्धि होती है। ये सारा वही प्रयोग लिखा हुआ है कि इसके अंदर आप लिखो कि जार 1 में रोज कितनी वृद्धि होती थी और जार 2 में कितनी होती थी। तो ये क्या है, क्या दर्शाते हैं कि किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी हुई, जार 1 में हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद क्या वह वृद्धि करती रहती है, नहीं करती रहती वह। और जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद क्यों कर देती है, क्योंकि उसी में तो वो विभजोतक पाए जाते थे जिनको हमने काट दिया। क्योंकि पादपों के कुछ भागों में ही विभजोतक पाए जाते हैं, कुछ भागों में ही वृद्धि होती है। जब हमने उन्हीं उत्तकों को, उन्हीं कोशिकाओं को ही काट दिया तो फिर वो वृद्धि कैसे करेंगे, वो वृद्धि नहीं करेंगे। तो देखो, पौधों में जो वृद्धि होती है वो कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, विभाजित उत्तक पाए जाते हैं जो आगे से आगे वृद्धि करते हैं, आगे से आगे जो गति करते हैं, ऐसे उत्तक उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी कारण उन्हीं क्षेत्रों में वृद्धि होती है। तो हमने प्याज के उस मूल को काट दिया जिस मूल में क्या थे, विभाजित उत्तक थे, तो फिर वो क्या वृद्धि करे, उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे उत्तकों को ही क्या कहते हैं, विभजोतक। जो आगे विभाजित होते हैं ऐसे उत्तकों को ही क्या कहते हैं, विभजोतक कहते हैं। ये जो विभजोतक हैं वो किस भाग में स्थित हैं, विभजोतक की जो उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें क्या किया जाता है, शीर्षस्थ, कैम्बियम और अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कि विभजोतक जो भाग पाए जाते हैं किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसी के आधार पर उसे क्या किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है, शीर्षस्थ, कैम्बियम और अंतर्विष्ट। तो विभजोतक के द्वारा तैयार नई जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, प्रारंभ विभजोतक की तरह जो नई कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, जो प्रारंभ विभजोतक की कोशिकाएं हैं उन्हीं की जैसी होती है। लेकिन जैसे जैसे ही जब बढ़ती है और परिपक्व हो जाती है और इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है कि जैसे जैसे वृद्धि होगी फिर ही वो परिपक्व होगी और फिर उनके गुणों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होता जाता है टाइम के साथ। तो ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। दूसरे उत्तकों के जो घटक हैं उनके रूप में ये क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो देखो, किसी भी पौधे में जो विभजोतक पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के हैं। अभी जैसे अपने पढ़ा, शीर्षस्थ विभजोतक, अंतर्विष्ट विभजोतक और पार्श्व विभजोतक। पार्श्व विभजोतक का कार्य क्या होता है, किसी भी, जैसे इसकी जो मोटाई है पौधे की, उसकी मोटाई पर निर्भर करता है कि वो उसको मोटा करने की जो क्षमता होती है वो किस में होती है, पार्श्व विभजोतक में होती है। कि जो तना है स्टार्टिंग में ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे वो उसकी जो मोटाई है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, काफ़ी मोटा हो जाता है किसी भी पौधे पेड़ का तना। तो वो किसके कारण होता है, पार्श्व विभजोतक के कारण होता है। शीर्षक विभजोतक की जो पौधा वृद्धि करता है वो ऊपरी सिरे से ही वृद्धि करता जाता है, तो वो किसके कारण होता है, शीर्षक विभजोतक, क्योंकि इसके अंदर विभाजित करने की जो क्षमता है वो पाई जाती है। किस में पाई जाती है, शीर्षक विभजोतक में पाई जाती है।
इसके बाद जो तीसरा है अंतर्विष्ट विभजोतक। ये आपने देखा होगा बांस में या गन्ने में कि 5-7 फुट के बाद ऐसा उसके अंदर हार्ड सा स्पेस होता है, 5-7 फुट के बाद बांस में भी और इसमें भी इस प्रकार की ये पाई जाती है। तो ये होता है अंतर्विष्ट विभजोतक। उसे क्या कहते हैं? अंतर्विष्ट विभजोतक। ये बांस और गन्ने में तो पाया ही जाता है, इसके अलावा कई अन्य पौधों में भी ये पाया जाता है। तो ये विभजोतक के टाइप हैं कि किस प्रकार उनमें वृद्धि होती है। ये तीनों भाग हैं अलग अलग, ये आप समझ गए होंगे। परो के शीर्षक विभजोतक जड़ों व तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। जो शीर्ष होता है वो क्या होता है? या तो ऊपर से या नीचे से। तो पौधा जड़ से भी वृद्धि करता है और ऊपर से भी वृद्धि करता है। तो जो शीर्षक विभजोतक हैं वो किस में पाए जाते हैं? जड़ों में भी पाए जाते हैं और तनों में भी पाए जाते हैं। वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है, दोनों की लंबाई में वो क्या करता है? वृद्धि करता है। शीर्ष भाग की भी और जड़ की भी वो लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है। तने की वृद्धि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभजोतक के कारण होती है। तने की वृद्धि और मूल में, तने की जो वृद्धि हुई उसमें और मूल में जो वृद्धि होती है, कि वृद्धि का अर्थ है उसकी मोटाई का बढ़ना, ये क्या है? वृद्धि। और जो मूल में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? पार्श्व विभजोतक, और उसे क्या कहते हैं? कैम्बियम भी कहते हैं, इसी के कारण होती है। इसके बाद देखो, आप किसी भी मतलब पेड़ को, तने के जो सेक्शन है उनको काट के, जैसे आप खीरे को जैसे काटोगे, स्लाइस काटो किसी भी आलू की, खीरे की, तो आप क्या देखते हो? इस प्रकार उसको जब सीधा रखोगे तो आपको वो इस प्रकार ही दिखाई देंगे। उसको रखोगे तो वो क्या दिखाई देंगे? आपको इस प्रकार ही दिखाई देंगे। तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे आगे, इसमें स्थायी उत्तक में पढ़ते हैं। तो ये आपने जो पढ़ा अभी तक उस पौधे के 3 में जो वृद्धि थी उनके बारे में। अब देखो जो स्थायी उत्तक है, ये स्थायी उत्तक क्या है? विभजोतक के द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है कि जो विभजोतक के द्वारा जिन कोशिकाओं की वृद्धि होगी उनमें क्या होता है कि ये एक विशिष्ट कार्य करती है। वो कोशिकाएं क्या वृद्धि हो जाती है, उनके बाद वो क्या करती है? एक विशिष्ट कार्य करती है। विभजोतक के बाद जो कोशिकाएं हैं फिर वो क्या करेगी? एक विशिष्ट कार्य, विभाजित होने की शक्ति खो देती है। स्थायी उत्तक किसे कहते हैं? समझो कि विभजोतक हुआ, उनकी वृद्धि होगी, विभाजित होगी, वो अगली कोशिका बनेगी। जब ऐसा करते करते उनकी विभाजित होने की क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर वो एक विशिष्ट कार्य के लिए बन जाती है। उनकी विभाजित होने की जब क्षमता ही समाप्त होगी, वो आगे विभाजित नहीं हो सकती, तो उस टाइम वो क्या निर्माण कर लेती है? वो स्थायी उत्तक बन जाती है। उसे ही क्या कहते हैं? स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक किसे कहते हैं कि विभजोतक के द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं उनके बाद उनकी आगे विभाजित होने की क्षमता नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर वो वही किसी विशिष्ट कार्य के लिए वो बन जाती है। तो अब वो क्या कहलाती है? स्थायी उत्तक कहलाती है। और विभाजित होने की जो शक्ति है उनकी वो खो देते हैं, और जब आगे वो विभाजित नहीं हो सकते तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। फिर वो क्या बन जाती है? स्थायी उत्तक बन जाती है। और इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक स्थायी रूप से और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। कि विभजोतक उत्तक से विशिष्ट कार्य के लिए बनने की जो प्रक्रिया है, उनका जो आकार लेने की प्रक्रिया है, इसे ही क्या कहते हैं? विभेदीकरण कहते हैं। विभजोतक की जो कोशिकाएं हैं वो विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तकों का विकास करती हैं। विभजोतक की कोशिकाएं ही आगे चलकर एक स्टेप बाय स्टेप चलकर वो क्या बनाती है? स्थायी उत्तक बनाती है, स्थायी उत्तक का विकास करती है। तो ये अपना जो क्रियाकलाप अभी अपने देख रहे थे, तो वो क्या है कि एक पौधे के तने को लेकर उसको काटा है, स्लाइस में काटने के बाद अपने सभी सेशन को देखा है, उनको रंजित करके हुए, स्लाइड रखते हुए, ग्लिसरीन की बूंदें डाल के हुए कवर स्लिप से ढककर रखना है और उनका अध्ययन करना है। तो क्या जो सभी कोशिकाओं की संरचनाएं हैं वो एक समान होंगी? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों का विचार कर सकते हैं कि कोशिकाओं के इतने प्रकार क्यों हैं? तो अभी अभी अपने जैसे पढ़ा विभजोतक के बारे में, तो ये सभी जो कोशिकाएं होंगी एक समान नहीं होंगी। सभी कोशिकाएं क्या होंगी? एक समान नहीं होगी। कोई किस कार्य को करने के लिए होगी तो कोई किस कार्य को करने के लिए होगी, तो सभी क्या होगी? अलग अलग होगी। उसने कहा ना कि कितनी प्रकार की, बहुत प्रकार की। अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि सभी जब स्थायी उत्तक बन जाती है तो वो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनती है। जो जिस कार्य को बनने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए बनती है वह उसी के जैसी होगी। दूसरी क्या होगी? उससे अलग होगी। तो सभी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। ये देखो पित्त,
संवहन मंडल, जाइलम का कार्य अलग होता है, जल को लेके जाना। मंजा किरण अलग होती है। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खनिज लवणों के लिए। पेरिसाइक्लिक, एंडोमर्सिस, कैंटेक्स, हाइपोड्रमिस, एपिडर्मिस, क्यूटिकल और ट्राइकोम, ये सभी के कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ये क्या हैं? एक ही प्रकार के आगे भाग हैं। इन सभी के बारे में भी अभी अपने पढ़ेंगे। तो देखो सरल स्थायी ऊतक क्या है? अभी अभी अपने जो पढ़ा, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें जम होती है, जिसे क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। किसे कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे ही कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है वो कौन सा है? पैरेन्काइमा। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। पैरेन्काइमा किसका बना होता है? पतली भित्ति की कोशिकाएं होती है, सरल कोशिकाएं होती है, उनसे बना होता है। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला स्थायी ऊतक भी कौन सा है? पैरेन्काइमा है। और एपिडर्मिस भी क्या है? नीचे की कोशिकाओं की कुछ परतें होती है, जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ये जीवित कोशिकाएं हैं। पैरेन्काइमा क्या है? जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती है और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये क्या होती है? बंधन मुक्त होती है। जीवित है और ये बंधन मुक्त होती है, किसी भी प्रकार के बंधन में यह नहीं होती। और इनके बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान भी काफी पाया जाता है। रिक्त स्थान भी काफी मात्रा में पाया जाता है। ये जो ऊतक हैं वो प्राय क्या करते हैं? भोजन का भंडारण करते हैं। ये ऊतक क्या करते हैं? भोजन का भंडारण। ये क्या है? पैरेन्काइमा है। और ये क्या है? कोलेन्काइमा। दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। पैरेन्काइमा में देखो बीच में ये रिक्त स्थान होता है, अंतरकोश के स्थान भी होता है बीच में, और किसी भी प्रकार का ये बंधन में नहीं होती पैरेन्काइमा। और ये क्या करती है? ऊतक जो प्राय हैं ये भोजन का क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, सभी के बारे में पढ़ते हैं। कुछ पैरेन्काइमा क्या होते हैं? ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसी के कारण उसे क्या कह देते हैं? क्लोरेन्काइमा। जिनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, फिर उनको क्या नाम दे दिया? क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को ही क्लोरेन्काइमा नाम दे दिया, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं, इनके मध्य क्या होती है? हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है। जलीय जो पौधे होंगे उनके बीच में क्या होगी? हवा की गुहिकाएं होगी, जिसके कारण ज़्यादा हवा होने के कारण वो क्या होते हैं? पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं। और पौधे भी क्या होते हैं? फिर वहीं पर ही गति करते रहते हैं पानी की ऊपरी सतह में। किसके कारण? क्योंकि इसमें क्या होती है? हवा की जो बड़ी गुहिकाएं होती है। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को फिर क्या नाम दे दिया? एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा तो कब दे दिया? जब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और जब इसमें ज़्यादा मात्रा में हवा पाई जाती है और ये जलीय सतह में ऊपर ही तैरते हैं, तो फिर इनको क्या नाम दे दिया? एरेन्काइमा। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेन्काइमा के कारण होता है। कोलेन्काइमा के कारण क्या होता है? पौधों में स्थायी जो लचीलेपन का जो गुण होता है, ये पौधे के विभिन्न भागों में पत्ती, तना, इसमें क्या होता है? बिना टूटे हुए भी लचीलापन लाता है। जो पत्ती है और जो तना है, ये क्या होती हैं? बिना टूटे भी लचीलापन लाते हैं। यह पौधों को क्या करती हैं? यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे वर्णवर्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती है, लंबी होती है और अनियमित ढंग से कोनों पर क्या होती है? मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती है वर्णवत में जो पाई जाती है, इनके बीच में स्थान भी बहुत कम होता है, लंबी होती है, मोटी होती है, जीवित होती है। तो पैरेन्काइमा को ही क्लोरेन्काइमा कहते हैं। कब कहते हैं? जब इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा में जब हवा भर जाती है तो इसे ही क्या नाम दे दिया? एरेन्काइमा नाम दे दिया। और फिर एक अन्य स्थायी ऊतक क्या है? कोलेन्काइमा है। इसके यह क्या लाता है? पौधों में लचीलापन लाता है। यह क्या लाता है? पौधों में लचीलेपन का जो गुण लाता है कि बिना टूटे ही वह क्या करते हैं? सहारा प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तो वह क्या है? कोलेन्काइमा है। एक अन्य प्रकार का
उत्तक है स्क्लेरेंकाइमा होता है। यह उत्तक क्या करता है, पौधों को कठोर व मजबूत बनाता है। यह उत्तक क्या करता है, पौधों को कठोर व मजबूत बनाता है। जैसे नारियल के रेशे युक्त छिलके को आपने देखा होगा, तो यह क्या है, स्क्लेरेंकाइमा उत्तक से ही बना होता है। वो कितना कठोर होता है, छिलके युक्त जो नारियल होता है कितना कठोर होता है, तो उतना ही मजबूत व कठोर बनाता है स्क्लेरेंकाइमा। इस उत्तक की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। ये लंबी और पतली होती है। इस उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित नहीं होती, मृत होती है, लंबी होती है और पतली होती है। क्योंकि इस उत्तक की जो भित्ति है वो लिग्निन के कारण मोटी होती है। किसके कारण मोटी होती है, लिग्निन के कारण होती है। और ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती है कि कोशिकाओं के भीतर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं होता। तब फिर कोशिकाओं के भीतर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं रहता। और यह उत्तक तने में संवहन मंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में और बीजों के फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। और यह पौधों के भागों को क्या प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये मजबूती प्रदान कौन करता है, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा मजबूती प्रदान करता है। पैरेन्काइमा अलग चीज है। क्लोरोफिल पाया जाए तो क्लोरेन्काइमा है, और पानी में पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पानी में तो एरेन्काइमा कहते हैं। और स्क्लेरेंकाइमा मजबूती प्रदान करता है मृत कोशिकाओं में। ये क्या होती है, मृत कोशिकाएं होती है। तो ये आपका था इसके बारे में, स्थायी उत्तक के बारे में। इसके आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।